बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए बेटा, कल के लेक्चर में आपको पता है कि हमने बेटा आपको 12th के रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और कल बेटा हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सबसे पहला बेटा जो क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्कस हुआ था, फर्टिलाइजेशन एंड इट्स इवेंट्स भी बेटा कल डिस्कस हुआ था, और उसके बाद बेटा व्हाट इज पार्टुरिशन एंड विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्टुरिशन, ये भी बेटा मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था। आज के लेक्चर में बेटा हम डायरेक्टली अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बेटा आपका 5th क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, जो पूछा जा सकता है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। एंड दैट क्वेश्चन इज बेटा व्हाट इज, वो तो हमने डिस्कस किया था कल। तो क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। तो आज का बेटा ये पहला क्वेश्चन होगा, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसलिए बेटा इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। देखिए बेटा, सबसे पहला ये है कि हम इनफर्टिलिटी कब कहेंगे, ये इनफर्टिलिटी नाम जो है ये कब आप इस्तेमाल करोगे। इंशाल्लाह बेटा, अगर आप डॉक्टर बने, आपके पास कोई कपल आया, तो अब ये कपल आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी शादी को 2 साल हमारी शादी को हो गए और 2 साल के बाद भी हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ऑल्दो वी आर डूइंग विद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, पर फिर भी हमारा बच्चा जो है पैदा नहीं हो रहा है। सो एट दैट टाइम बेटा, अगर इनकी शादी को 2 साल से ज्यादा हुए होंगे, तो एट दैट टाइम आई कैन से, या यू कैन से एज अ डॉक्टर, कि इन कपल्स में इनफर्टिलिटी है। या तो प्रॉब्लम मेल में होगी, या तो प्रॉब्लम फीमेल में होगी, या कभी कभी बेटा दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये इनफर्टाइल कपल्स है, क्या कोई मौका है, क्या कोई चांस है कि इनमें बच्चा पैदा हो सकता है? क्योंकि नेचुरल मेथड जो ये बेटा इस्तेमाल कर रहे थे सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए, बेटा 2 साल तक इनमें बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो बेटा इनके जो फीमेल है या फीमेल है, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, उनके रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बेटा इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो एट दैट टाइम बेटा इन कपल्स को ना उम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आजकल की दुनिया में जो मेडिकल जो बेटा साइंस है बहुत आगे बढ़ चुका है, और ऐसे कपल जो इनफर्टाइल है उनमें बेटा बच्चा पैदा हो सकता है। उनमें क्या है, उनमें बेटा हमें एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। और इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज से हम क्या कर सकते हैं, हम इन इनफर्टाइल कपल्स में भी बेटा बच्चा पैदा करवा सकते हैं। और अब जो बेटा ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ARTs कहते हैं, क्या क्या है ये टेक्निक जिसकी वजह से इन इनफर्टाइल कपल्स में बच्चा पैदा हो सकता है? तो देखिए बेटा, बस अब 4 टेक्निक्स पे नजर रखना, क्योंकि आपकी टेक्स्ट ने बेटा खाली 4 टेक्निक्स पे काम किया है, हम भी उन्हीं 4 टेक्निक्स पे काम करेंगे। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको बेटा ज्यादा भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बेटा आपका टाइम बेटा जाया होगा। आपके टाइम जब बेटा ज्यादा क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगेगा, तो दूसरे क्वेश्चन नेग्लेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप पूरा बेटा पेपर नहीं कर पाओगे और आपका बेटा मार्क्स जो है बोर्ड के वो डिप हो जाएंगे। इसलिए ख्याल रखना है कि ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स लिखेंगे बेटा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो अब देखिए बेटा, कौन कौन सी ART है जो हम बेटा अब इन इनफर्टाइल कपल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो है दैट इज कॉल्ड एज IVF-ET। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर ये IVF-ET क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसके बाद बेटा जो दूसरी टेक्निक हम यहां पे स्टडी करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज बेटा गिफ्ट। तो गिफ्ट एक और टेक्निक है जो आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
उसके बाद एक और टेक्निक से आपको रूबरू करवाया जाएगा, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और उसके बाद बेटा एक और टेक्निक से आपको रूबरू करवाया जाएगा, एंड दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बस बेटा यही 4 टेक्निक्स आप याद रखेंगे। सो जब भी कोई इनफर्टाइल कपल होगा, एज अ डॉक्टर अगर आप इंशाल्लाह बने, तो ये 4 टेक्निक्स के जरिए आप इन इन्फेक्टेड कपल्स को असिस्ट करोगे ताकि इनमें भी बच्चा पैदा होगा, या तो IVF-ET, या फिर गिफ्ट, या फिर ICSI, या फिर AI। ये डिपेंड करेगा कि इनफर्टिलिटी किस वजह से हो रही है, तो उसी के लिहाज से आप टेक्निक का भी इस्तेमाल करोगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अब हम यहां पर आएंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में। क्या है ये टेक्निक बेटा, कैसे इस टेक्निक को अंजाम दिया जाता है, अच्छी तरह से बेटा अब यहां पर देखिएगा। सबसे पहले लफ्जी अपनी कहानी को बयान कर रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दैट मींस कि बेटा यहां पे एक डॉक्टर जो है, जो बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का बेटा माहिर होता है, वो क्या करता है, वो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कर देता है। अब कैसे, तो देखिए बेटा इस टेक्निक में क्या किया जाता है। सबसे पहले जो फीमेल है, अगर फीमेल नॉर्मल है, वो ओवल्यूट कर रही है, वो ओवा बना रही है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इसी फीमेल से बेटा हम ओवम हासिल करते हैं। अगर बेटा फीमेल जो है वो बेटा नॉर्मल नहीं है, उसमें इनफर्टिलिटी, ओवल्यूशन उसमें नहीं हो रही है, नॉर्मली ओवल्यूट नहीं कर रही है, तो एट दैट टाइम हम डोनर फीमेल का इस्तेमाल करेंगे। अब चाहे बेटा इसकी अपनी वाइफ हो या डोनर फीमेल हो, तो देखिए बेटा अब हम क्या करते हैं, हम उससे बेटा एग्स को रिट्रीव करते हैं उसकी ओवरी से। तो जब एग्स को रिट्रीव किया जाता है, फिर इन एग्स को बेटा एक पेट्री डिश में डाला जाता है, जिसको हम ओवा भी कहेंगे। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, अगर हस्बैंड नॉर्मल है तो बेटा हम उसी की स्पर्म्स लेंगे, या अगर हस्बैंड में स्पर्म्स नहीं बन रही है, उसमें एजोस्पर्मिया है, या और कोई प्रॉब्लम है, ओलिगोस्पर्मिया है, या टेराटोजूस्पर्मिया है, या ग्लोबोजूस्पर्मिया है, ये डिफरेंट कंडीशंस है जहां पर मेल में इनफर्टिलिटी आ जाती है इन वजह से। अब बेटा हम क्या करते हैं, हम हस्बैंड या डोनर से स्पर्म्स लाते हैं और फिर उनको भी बेटा इसी पेट्री डिश में डालते हैं। और जो पेट्री डिश हम यहां पर लेते हैं, गौर से देखिएगा, इसमें अब एग्स भी आए, स्पर्म्स भी आए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे बेटा फर्टिलाइजेशन होती है इसी पेट्री डिश में या एक गिलास ट्यूब में। उसके बाद जब यहां फर्टिलाइजेशन हुई, क्या ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हुई कि इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद बेटा जब फर्टिलाइजेशन यहां पे हुई, तो अब बेटा फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हुई। अब बेटा इस पेट्री डिश में क्या बने बेटा, जाइगोट्स। एक ही नहीं, बहुत सारे जाइगोट्स बनते हैं। उसके बाद बेटा जो ये जाइगोट्स होते हैं, ये अब बेटा इस कल्चर मीडियम में शाबाश डिवाइड करते हैं। पहले जाइगोट में 1 से 2 ब्लास्टोमर्स बनते हैं, फिर 2 से 4 ब्लास्टोमर्स बनते हैं, फिर 4 से 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं। अब जब ये जाइगोट बेटा 8 ब्लास्टोमर स्टेज में तब्दील होगा, तो फिर इस ब्लास्टोमर को या इस अर्ली एम्ब्रियो को उठाया जाता है। मोस्टली बेटा 2 या 3 एम्ब्रियो उठाए जाते हैं, और फिर बेटा शाबाश ये वेजिनल कैनाल के जरिए बेटा यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में डाले जाते हैं। अब बेटा फैलोपियन ट्यूब में इन अर्ली ब्लास्ट या बेटा अर्ली एम्ब्रियोज को लगभग 2 से 3 एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये 8 ब्लास्टोमर स्टेज का होगा, तो कहां पे बेटा इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, into the fallopian tube. So at that time we call that technique as beta ZIFT, ZIFT, zygote interfallopian transfer. अगर बेटा शाबाश 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा होगा ये अर्ली एम्ब्रियो, तो एट दैट टाइम बेटा इसको डायरेक्टली यूट्रस में 2 या 3 एम्ब्रियो को बेटा ट्रांसफर किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। सो दैट मीन्स कि बेटा जब हम यहां पे इस IVF-ET को देखते हैं, सबसे पहले हम बेटा एग्स लेते हैं या ओवा लेते हैं फीमेल से, अगर वो नॉर्मल है, या फिर डोनर फीमेल से, अगर बेटा इन कपल की जो फीमेल है वो बेटा ओवम नहीं बना पाती है।
उसके बाद अगर मेल पार्टनर नॉर्मल है, उससे बेटा हम स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे। अगर मेल पार्टनर नॉर्मल नहीं है तो फिर डोनर से स्पर्म्स लाए जाते हैं। फिर एक पेट्री डिश में बेटा इन एग्स को और स्पर्म्स को बेटा फर्टिलाइज करवाया जाता है, जाइगोट बनता है आउटसाइड द बॉडी, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर जाइगोट बेटा मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 ब्लास्टोमर, 2 से 4, 4 से 8, और अगर ये 8 ब्लास्टोमर का एम्ब्रियो होगा तो इसको बेटा फिर फीमेल में, चाहे वो बेटा ये नॉर्मल फीमेल हो जो कपल में है, या बेटा फिर सरोगेट मदर हो, जो हम बेटा क्या करते हैं जब फीमेल में, अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो उस टाइम बेटा हम किसी और फीमेल को लाते हैं जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, जिसको हम सरोगेट मदर भी कहेंगे। उसके बाद बेटा अब इन एग्स को हम कहां पे इन अर्ली एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ये 8 ब्लास्टोमर्स का होगा तो इसको ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, एंड एट दैट टाइम द टेक्निक इज कॉल्ड एज ज़िफ्ट, ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर बेटा ये 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा होगा तो एट दैट टाइम इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें बेटा, इनटू द यूट्रस। एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब बेटा कभी कभी इस टेक्निक को हम एक सिंपल नाम भी देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी ये नहीं है कि 9 महीने पूरे टेस्ट ट्यूब में बिता देता है, ना बेटा, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हुई ना आउटसाइड द बॉडी इन अ गिलास पेट्री डिश, इसलिए बेटा इसको निकनेम से जाना जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। नहीं तो बेटा फर्दर डेवलपमेंट अप टू 9 मंथ्स जो होती है वो कहां पे होती है, यूट्रस में। चाहे बेटा नॉर्मल फीमेल जो अपनी फीमेल है कपल में, या बेटा सरोगेट फीमेल को आप ले लो, वहां पे बेटा 9 मंथ्स तक डेवलपमेंट विद इन द यूट्रस ही होती है इस बच्चे की, टेस्ट ट्यूब में नहीं। बट इनिशियल बेटा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक गिलास पेट्री डिश में होती है, तो इसीलिए बेटा इसको हम एक नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी बेटा आपके सामने मैं एक वीडियो यहां पे चलाऊंगा जिसपे बेटा आपकी नजर होनी चाहिए। जरा यहां पे बेटा आप सारे बच्चे नजर रखिएगा, यहां पे आपको बेटा एक नजर रखनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा हम इस वीडियो को थोड़ा बहुत बड़ा करेंगे ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आए कि सर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो देखिए बेटा यहां पे आप देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। अच्छी तरह से बेटा देखिएगा, टेक योर टाइम, कोई परेशानी नहीं। देखिए बेटा अगर आप यहां पर देखेंगे, ये बेटा एक फीमेल की अब ओवरी है जहां से हमें क्या कलेक्ट करने बेटा, ओवम। तो क्या होता है बेटा, एक अपैरेटस, एक ट्यूब अंदर डाला जाता है वेजिनल कैनाल के जरिए, जिसको हम ट्रांस वेजिनल रिट्रीवल टेक्निक कहते हैं। तो फिर बेटा यहां से ओवरी से क्या किया जाता है, एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो देखिए बेटा कैसे कलेक्ट किए जाएंगे। ये बेटा एक ट्यूब है जो वेजिना के जरिए बेटा पहुंचाया जाता है, उसके बाद ओवरीज तक पहुंचता है। अब ये ट्यूब बेटा ओवरीज तक पहुंचा तो ये यहां पे बेटा फॉलिकल्स है। अब इन फॉलिकल्स से बेटा एग्स को कलेक्ट किया जाता है। तो ये एग्स कलेक्ट हो गए, उसके बाद शाबाश बेटा इस ट्यूब को बाहर निकाला जाता है। तो अब ये ट्यूब बाहर निकला और इसी ट्यूब में बेटा एग्स कलेक्ट किए गए। अब ये एग्स है, तो अब बेटा पेट्री डिश में देखिए इन एग्स पे, यहां पे एक ही एग पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसके साथ स्पर्म्स जुड़ जाती है, मगर कल मैंने कहा था कि खाली एक ही स्पर्म बेटा फिर अल्टीमेटली जाइगोट के अंदर जाती है, या सॉरी बेटा सेकेंडरी oocyte या ओम के अंदर जाती है, उसको जाइगोट में तब्दील करती है। अब ये बेटा जाइगोट यहां पे बना, तो अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा और देखिए बेटा पहले 2 ब्लास्टोमर्स बनेंगे, उसके बाद 4 ब्लास्टोमर्स बन रहे हैं, और उसके बाद बेटा 8 ब्लास्टोमर्स बनेंगे। अब बेटा अगर ये 8 ब्लास्टोमर स्टेज का है तो देखिए बेटा अब एक ट्यूब के जरिए इस फीमेल में इस 8 ब्लास्टोमर स्टेज के एम्ब्रियो को बेटा अंदर डाला जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अगर ये 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा होगा तो फिर कहां पे बेटा इसको इंप्लांट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। ये था बेटा पहला टेक्निक जो अब आपने यहां पर देखा, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज बेटा शाबाश IVF-AT। अब हम नेक्स्ट बेटा एक और टेक्निक की ओर चले जाएंगे, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज बेटा ICSI। पहले हम ICSI को देखेंगे कि ये ICSI क्या है। देखिए बेटा ICSI का फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साथ साथ बेटा जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको आप याद कीजिएगा।
देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, हम बेटा ओवम लाते हैं। उसके बाद बेटा जब हम ओवम लाते हैं, या तो ये बेटा हम फीमेल से लाएंगे अगर वो नॉर्मल है इस कपल में, या फिर अगर फीमेल ओवम नहीं बना पा रही है तो डोनर फीमेल एज सच आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, हम स्पर्म लाते हैं, और ये स्पर्म बेटा अगर हस्बैंड नॉर्मल है उसी से लेंगे, अगर हस्बैंड नॉर्मल नहीं है उसमें प्रॉब्लम है तो फिर डोनर हस्बैंड से या डोनर मेल से हम इसको लेंगे। अब उसके बाद इस स्पर्म को बेटा इंजेक्शन के जरिए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसमें बेटा ट्रांसफर किया जाता है, इनटू द बेटा ओवम। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द बॉडी, तो इसीलिए बेटा अगर हम देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक में, वहां पर भी फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द बॉडी, और ICSI में भी बेटा फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द बॉडी। अभी मैं बेटा यहां पे आपके लिए एक शाबाश बेटा वीडियो डिस्प्ले करूंगा, तो देखिए बेटा वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, नजर बेटा अब यहां पर आप सारे बच्चे रखेंगे कि ये स्पर्म आपके स्क्रीन के सामने यहां पर आ रही है। तो इस स्पर्म को बेटा आप देखिएगा, ये स्पर्म बेटा अंडर द माइक्रोस्कोप हम एक पिपेट से कलेक्ट कर देते हैं। तो ये वो पिपेट है जिससे हमने बेटा इस स्पर्म को कलेक्ट किया, अच्छी तरह से देखिएगा। तो ये स्पर्म बेटा यहां पे कलेक्ट हुई। उसके बाद अब देखिए बेटा क्या किया जाता है, सब कुछ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। अब बेटा ये देखिए, ये अब यहां पे ओवम है, मैंने कल भी कहा एक्चुअली ये सेकेंडरी oocyte होता है, सस्पेंडेड एट मेटाफेज सेकेंड। अब देखिए बेटा क्या किया जाएगा, ये यहां पे बेटा अब सेकेंडरी oocyte है, ये पिपेट है जिसमें ऑलरेडी बेटा हमने स्पर्म रखी है। अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा, अब बेटा एक माइक्रो पिपेट पीछे से रखा जाता है ताकि बेटा जो यहां पर ये ओवम है ये बेटा उधर इधर ना जाए, फिक्स हो जाए इसके साथ। तो आप देखिए बेटा अभी क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा। अब बेटा इस ओवम के अंदर अभी स्पर्म बेटा इस माइक्रो इंजेक्शन के जरिए किया जाएगा या माइक्रो पिपेट के जरिए किया जाएगा। तो देखिए बेटा ये स्पर्म यहां पर है, ये देखिए। अब देखिए बेटा एक कोरोना रेडिएटा है, जोना पैलिस्डा, और ये यहां पे सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि ये बेटा देखिए बेटा अब इसमें ये स्पर्म अंदर जा रहा है। तो देखिए सीधे जो बेटा सेकेंडरी oocyte या ओवम है उसमें डायरेक्टली स्पर्म को भेजा जाता है। तो दैट मींस कि यहां पे फर्टिलाइजेशन होती है बेटा आउटसाइड द बॉडी। तो इसी टेक्निक को बेटा हम एक नाम देते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये गई स्पर्म और ये बेटा माइक्रो इंजेक्शन बाहर, और ये बेटा टेक्निक खत्म। तो चले बेटा अब हम नेक्स्ट चीज की ओर जाएंगे, नेक्स्ट पड़ाव की ओर जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेटा गिफ्ट। तो चले बेटा अब हम नेक्स्ट टेक्निक की ओर आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेटा गिफ्ट। तो चले बेटा नई टेक्निक एक और लेंगे। पहले टेक्निक हमने जो पढ़ी दैट इज बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। दूसरी टेक्निक जो हमने स्टडी की दैट इज ICSI। अब बेटा एक और टेक्निक यहां पे स्टडी हो जाएगी, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज, अच्छी तरह से बेटा नजर रखिएगा, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज जिफ्ट। तो देखिए बेटा ये जिफ्ट क्या है, सॉरी गिफ्ट। तो देखिए बेटा अब ये गिफ्ट यहां पे क्या है, नजर रखिएगा बेटा। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक एक करके बेटा तमाम टेक्निक्स को देख लीजिएगा। देखिए बेटा अब गिफ्ट में हम क्या करते हैं, गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। टेक्स्ट बुक पे ही बेटा मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, गौर से देखिएगा बेटा। यहां पे गेमीट्स को ट्रांसफर किया जाता है, यहां पे न जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है। तो दैट मींस कि यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी नहीं है, वो इनसाइड द बॉडी है। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर ये टेक्निक हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। सपोज बेटा ये अब एक फीमेल का यहां पे यूट्रस है, अच्छी तरह से बेटा नजर रखिएगा। ये यहां पे बेटा उसका फैलोपियन ट्यूब है, ये बेटा यहां पे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है, ये एक ओवरी है और यहां से बेटा एक ओवरी है। देखिए बेटा ये टेक्निक हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम उन फीमेल्स में बेटा इस्तेमाल करते हैं जिनका फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल, जिनका यूट्रस नॉर्मल, जो अच्छी तरह से बेटा प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर पंगा ये है कि इनमें ओवल्यूशन नहीं हो पाती है, इनमें बेटा अच्छी तरह से ओवम रिलीज नहीं हो पाता है।
अब क्वेश्चन ये उठता है, खाली प्रॉब्लम बेटा ओवरी है, ओवरी में ओवम बेटा अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, या ओवम बेटा जो यहां पर है, यहां पर बेटा एक ऑस्टिया, एक सुराख होता है, ये सुराख जो बेटा एब्सेंट होता है ऑस्टिया, जिसको हम ब्लाइंड फेलोपियन ट्यूब कंडीशन भी कभी कभी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहां पे जो फीमेल है वो बेटा उसका जो ट्यूबल फैक्टर है, फेलोपियन ट्यूब है, नॉर्मल है, यूट्रस जो है वो भी बेटा नॉर्मल है, मगर ओवल्यूशन नहीं कर पा रही है। सो ये फीमेल जो है ये जाइगोट को पूरा डेवलप करने की सलाहियत रखती है अपने यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, मगर पंगा ये है कि ये ओवल्यूशन नहीं दिखा पा रही है। तो एट दैट टाइम डॉक्टर लोग देखिए बेटा आप क्या करते हैं, वो एक टेक्निक पे चले जाते हैं, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज गिफ्ट। तो देखिए बेटा इसमें हम क्या करते हैं, हम सीधे यहां पे डोनर फीमेल से क्या लेते हैं बेटा, ओवम, उसके बाद बेटा इसके हस्बैंड से जो नॉर्मल है उससे डायरेक्टली स्पर्म लेते हैं, और उसके बाद बेटा हम 2 या 3 ओवम लाते हैं आमतौर, और स्पर्म्स लाते हैं, और फिर एक ट्यूब के जरिए, कैथेटर के जरिए इन शब्बा बेटा गेमीट्स को हम ट्रांसफर करते हैं इसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, जो ओवल्यूशन नहीं कर पा रही है, पर उसका फेलोपियन ट्यूब और बेटा जो यूट्रस है वो नॉर्मल है। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब हमने यहां पर ओवम जो डोनर फीमेल से लिए, और उसके बाद बेटा स्पर्म जो इसके हस्बैंड से लिए डायरेक्टली, और उसको बेटा शाबाश कहां पे ट्रांसफर किया, फेलोपियन ट्यूब पे। यहां पे अब अच्छी तरह से फर्टिलाइजेशन होगी, अच्छी तरह से जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करेगा, पहले मॉरुला बनेगा, फिर मॉरुला के बाद बेटा ये डिसेंड करेगा कहां की ओर, यूट्रस की ओर, और फिर यूट्रस में बेटा ये एंडोमेट्रियम के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाएगा एज ब्लास्टोसिस्ट, और इंप्लांटेशन होगी, और प्रेगनेंसी बेटा कंटिन्यू रहेगी, और 9 मंथ के बाद ऐसी फीमेल में बच्चा पैदा होगा जो बेचारी ओवल्यूशन नहीं कर पा रही थी। सो इस टेक्निक को बेटा हम क्या कहते हैं, गिफ्ट, क्योंकि यहां पर बेटा हम गिमीट्स को ही ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब। मगर याद रखिएगा ये उन फीमेल्स में हम करते हैं जिनमें बेटा ओवल्यूशन नहीं हो पा रही है किसी वजह से, मगर उनका जो फेलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है वो नॉर्मल है, वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद बेटा फिर लास्ट टेक्निक जो है जिसको हम बेटा AOAI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और देखेंगे सर अब ये टेक्निक हम कहां पे अंजाम देते हैं। तो चले बेटा अब हम इस टेक्निक को देखेंगे, ये टेक्निक हम कहां पे अंजाम देते हैं, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज AI, और दूसरे फॉर्म में हम इसको कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बस बेटा देखिए अब ये कहां पे हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट बुक लिखती है, मैं टेक्स्ट बुक पे ही फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपके नीट के भी मसले बेटा आगे जाके हल होंगे, इससे आपका नीट का भी बेटा इसका एक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। इसलिए बेटा हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव टाइम। इसलिए बेटा हम सोचते हैं कि हर दिन आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हर किसी सब्जेक्ट में करवाए, ताकि आप ये 3-3, 4-4 क्वेश्चन साथ साथ याद करो, और विद इन 15 डेज आपका पूरा एक रिवीजन हो जाएगा। फिर आपके पास एक और महीना रहेगा जिसमें आप पूरा बेटा नए सिरे से रिवीजन करोगे इन्हीं क्वेश्चंस पे आमतौर। तो देखिए बेटा अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कहां करते हैं, अगर बेटा मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है मेल पार्टनर में? मेल पार्टनर में प्रॉब्लम यह है कि उसमें ओलिगोस्पर्मिया है। ओलिगोस्पर्मिया मींस कि उसका स्पर्म काउंट क्या है बेटा, कम। और आपको पता है टेक्स्ट बुक लिखती है कि जब एक मेल इजैकुलेट करता है उसके सीमेन में बेटा लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होती है। अगर बेटा अब किसी वजह से इस मेल में ओलिगोस्पर्मिया है, ये स्पर्म काउंट क्या दिखा रहा है, कम। क्योंकि अगर स्पर्म काउंट कम होगा तो लेस चांसेस होते हैं स्पर्म्स के कहां तक पहुंचने में बेटा, फेलोपियन ट्यूब, और लेस चांस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन के, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा पैदा नहीं होगा। तो एट दैट टाइम बेटा अगर मेल पार्टनर में ओलिगोस्पर्मिया है, या कभी कभी मेल पार्टनर में बेटा एजोस्पर्मिया है। एजोस्पर्मिया मींस कि ये बेटा स्पर्म बना ही नहीं पा रहा बेचारा। उसके बाद बेटा एक और कंडीशन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिंड्रोम। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिंड्रोम में क्या होता है, या डिसऑर्डर में क्या होता है, यहां पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो मेल है उसमें पिनाइल इरेक्शन नहीं हो पाती है एट द टाइम ऑफ मेटिंग,
एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे मेल्स बेटा कभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे और इनको नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जो इनके रेस्क्यू में आएगी और ऐसे मेल्स के भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। कैसे? तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इस मेल से स्पर्म्स को कलेक्ट करेंगे। अगर ऑलिगोस्पर्मिया है तो उन्हीं बेटा कम स्पर्म से काम चलेगा थ्रू एआई। नहीं तो अगर एजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया मींस कि स्पर्म नहीं बना रहा है, उस टाइम डोनर मेल की जरूरत पड़ेगी। और अगर बेटा इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसऑर्डर है, हां इसका पिनाइल इरेक्शन नहीं हो रहा मगर इजैकुलेशन तो होगा, तो वही स्पर्म्स हम लेते हैं और उन्हीं स्पर्म्स को बेटा अब हम क्या करते हैं, एक कैथेटर के जरिए हम बेटा ट्रांसफर कर देते हैं, या तो हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं वेजिना में। सीधे इन स्पर्म्स को बेटा वेजिना में हम डिपॉजिट कर देते हैं, तो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन, या फिर डायरेक्टली बेटा यूट्रस में इनको ट्रांसफर करते हैं इन स्पर्म्स को, सो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये बेटा आप याद रखेंगे। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से बेटा ये पूरा क्वेश्चन आएगा। कोई बेटा नोट वोट अगर आपके पास है, जिस इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ रहे हो वहां का नोट अगर है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई रॉकेट साइंस यहां नहीं लिखना है, बस बेटा 5-5 6-6 लाइंस लिखेंगे बेटा, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी 6 लाइंस में दम होगा तो बेटा जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है उसको बेटा ज्यादा लेंथी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। वो देखना चाहता है क्या बच्चे को पता है, क्या उसने टेक्स्ट बुक को समझा है। ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बस शॉर्टकट्स में पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए बेटा, 5 में से 5 मार्क्स आएंगे। उसके बाद बेटा ये तो पहला अगला क्वेश्चन था, तो हम नेक्स्ट बेटा लेंथी क्वेश्चन की ओर आएंगे। कंट्रासेप्टिव्स एंड देयर रोल इन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अगर मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेटा नीट पॉइंट से तो ये ज्यादा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक साल दिखाओ बेटा पिछले 3 साल से जब यहां पे क्वेश्चन नहीं आया है बेटा। पिछले साल 2 क्वेश्चन इसमें थे और उससे पहले भी बेटा इसमें 2 क्वेश्चंस थे, इसलिए थोड़ा बहुत बेटा इस टॉपिक पे नजर रखिएगा। लगने दो बेटा टाइम, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए बेटा कंट्रासेप्टिव्स एंड देयर रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे पहले देखना है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि उसके बहुत सारे वजूहात हैं। देखिए पहला ही वजूहात ये है कि पॉपुलेशन, क्योंकि मुझे आगे जाके 2 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करना है, यहीं पे बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है बेटा, क्यों ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्या वजह है बेटा इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे। देखिए बेटा वजह क्या है, गौर से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली वजह यह है कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो रही है, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है। जो बेटा बच्चे पैदा होते हैं, पहले जमाने में बहुत सारे बच्चे बेटा मरते थे, नेग्लिजेंस थी, मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, हेल्थ केयर उतना एडवांस नहीं था, तो इसलिए बेटा जो नियोनेट बच्चे थे, जिनको हम जा बच्चे कश्मीरी में कहते हैं बेटा, उनकी मौतें बहुत ज्यादा होती थी। उसके बाद बेटा एक और वजूहात है कि जो बेटा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी घट रही है। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट मींस कि जो बेटा माए प्रेग्नेंट रहती थी उसके बाद बेटा प्रेगनेंसी के टाइम या बेटा पार्टुरेशन चाइल्ड बर्थ के टाइम मरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। मगर मेडिकल साइंस एडवांस हुआ, या इसी तरह बेटा मेडिकल फील्ड में बहुत सारे बेटा तुरम खानियां की गई, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे भी कंट्रोल हुआ। उसके बाद बेटा डेथ रेट जो है, लाइफ स्पैन जो है, वो भी हम कहेंगे कि जो डेथ रेट है वो भी कम हो गई। क्यों डेथ रेट कम हुई? क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा बेटा एडवांसमेंट ली। पहले बेटा मामूली से मामूली बीमारियां भी इंसान की जान निकाल डालती थी, आज बेटा कैंसर को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, इवन एड्स को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, उस पेशेंट की लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो दैट मींस कि बेटा जो लॉन्गिट्यूटी है, लाइफ स्पैन है बेटा, मेडिकल केयर की वजह से वो बढ़ रहा है। और उसके बाद बेटा मैक्सिमम एज ग्रुप जो है, जो बेटा यूथ मैक्सिमम है, अगर हम इंडिया में देखेंगे कि जो यूथ है, मैक्सिमम लोग जो पॉपुलेशन में है हिंदुस्तान में, तो वो बेटा रिप्रोडक्टिव एज में चल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एज मींस कि जहां पे वो बच्चे पैदा करेंगे या शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, इसीलिए बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। यही तो वो वजूहात है।
अब क्वेश्चन ये उठेगा कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें, क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो रिसोर्सेज है, फूड है, स्पेस है, वो कम होती जाएगी। और जब फूड और स्पेस कम होती जाएगी तो बेटा आपको पता इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, तो वो भी बेटा हमारे लिए मुसीबत का सबब है। तो इसीलिए बेटा इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अब बेटा एक फंडा है, दैट इज यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव्स बेटा वो टेक्निक्स है या वो ड्रग्स है या वो डिवाइसेस है जिसकी वजह से बेटा हम कंसेप्शन को रोकेंगे, फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा बच्चा पैदा नहीं होगा। जब बच्चे कम पैदा होंगे तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन क्या होगी? कम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन से ऐसे कंट्रासेप्टिव्स हैं जिनकी वजह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं, कंसेप्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, एम्ब्रियो बनने को प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होंगे। हाँ है बेटा, देयर आर 6 मेथड्स जिसकी वजह से बेटा हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दीज 6 मेथड्स ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। और अगर मैं यहां पर बेटा अब कंट्रासेप्टिव्स की कैटेगरी लूंगा तो जब एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आएगा, बस बेटा इसी तरह आप लिखेंगे कि जो कंट्रासेप्टिव्स है वो क्या है, और उसके बाद बेटा आप कैटेगराइज करोगे इन कंट्रासेप्टिव्स को। तो देखिए बेटा कैसे आप इसको कैटेगराइज करोगे, तो नजर बेटा यहां की ओर रखिएगा। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज द नेचुरल मेथड। याद रखिएगा बेटा पहले मेथड्स क्या है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड। उसके बाद जो अगला मेथड है दैट इज कॉल्ड एज आईयूडीज। और अगर आईयूडी का फुल फॉर्म आपको देखना है दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, क्वेश्चन नीट में यहां पर भी बहुत सारे आते हैं। उसके बाद बेटा जो अगला मेथड है दैट इज द कंट्रासेप्टिव पिल्स। उसके बाद जो अगला मेथड है दैट इज द बेटा इंजेक्शंस या इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। उसके बाद बेटा जो लास्ट मेथड है दैट इज द सर्जिकल मेथड। पहले बेटा ये देखना है कि इनमें जितने भी मेथड्स मैंने यहां पर देख लिए, सो जो ये नेचुरल मेथड है ये वो मेथड है जो बेटा पुराने जमाने से ही लोग करके आ रहे हैं। और ये नेचुरल मेथड्स जो है ये बेटा वो मेथड्स है जो बेटा कंसेप्शन को रुका सकते हैं, मगर ये बेटा श्योर शॉट कंट्रासेप्टिव्स नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल मेथड है। इसमें हम अभी देखेंगे बेटा कि क्या क्या टेक्निक इसमें लगती है जो नेचुरल मेथड में आएगी। उसके बाद बेटा बैरियर मेथड जो है, पहले ये देखिएगा बैरियर मेथड बेटा मेल्स में भी इस्तेमाल होता है और फीमेल्स में भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि बैरियर मेथड्स में क्या किया जाता है, स्पर्म को बेटा ओवम के साथ नहीं मिलने दिया जाता है। और अगर हम देखेंगे मेल्स में कॉन्डम्स है जो बेटा शाबाश स्पर्म्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जाने देते हैं। और अगर फीमेल्स में देखेंगे डायाफ्राम्स है, सर्विकल कैप्स है, वॉल्ट्स है जो बेटा सर्विक्स से स्पर्म्स को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसी तरह बेटा अब जो कंट्रासेप्टिव्स में आईयूडीज है ये खाली फीमेल्स में इस्तेमाल होता है। याद रखना है बेटा कौन टेक्निक दोनों में इस्तेमाल होता है। सो बैरियर मेथड दोनों इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल मेथड में बेटा कोई श्योर शॉट नहीं है, वो हम देखेंगे इसमें क्या है। उसके बाद बेटा क्योंकि यहां पे कोई डिवाइस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद बेटा आईयूडी में खाली ये फीमेल्स इस्तेमाल करती है। कंट्रासेप्टिव पिल्स भी खाली फीमेल्स में बेटा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स ये भी खाली फीमेल्स में बेटा इस्तेमाल होता है। सर्जिकल मेथड्स बेटा मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। सो गर्ज ये कि यहां पे आपको एक आइडिया बना कि जो बेटा कंट्रासेप्टिव्स है एक्सेप्ट नेचुरल मेथड हर किसी में कोई ना कोई बेटा डिवाइस काम करता है या कोई ना कोई टेक्निक काम कर रही है। अब सबसे पहले बेटा क्वेश्चन ये उठेगा, अब हम एक एक करके बेटा इसको देखेंगे कि सबसे पहले बेटा क्वेश्चन उठेगा कि सर सबसे पहले अब हमें बता दीजिए कि ये नेचुरल मेथड जो है, नेचुरल मेथड में क्या क्या आता है। बस बेटा इसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे कि नेचुरल मेथड में प्रिंसिपल क्या है। यहां पे बेटा स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग को प्रिवेंट किया जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता है। अब देखिए बेटा कैसे नेचुरल मेथड्स में सबसे पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस।
देखिए बेटा ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, अच्छी तरह से बेटा देखिएगा, मजे में बेटा लेक्चर को सुन लीजिएगा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मींस कि यहां पे जो कपल्स है बिटवीन 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कपल्स मेटिंग नहीं करते, कॉइटस नहीं करते, क्योंकि ये वो टाइम होता है बेटा जहां पे ओवुलेशन का खतरा होता है। और जब ओवुलेशन का खतरा है, अगर इसी बीच में बेटा कॉइटस हुआ, इसी बीच में मेटिंग हुई, इसी बीच में इंसेमिनेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए बेटा एक नेचुरल मेथड है जो कपल्स बेटा खुद डिजाइन करते हैं, वो बेटा 10 से 17वें दिन तक, 7 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, विच फ्रॉम 10th to 17 डेज बेटा कॉइटस को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से बेटा फर्टिलाइजेशन के 0 चांसेस बनते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा जो है दैट इज कॉइटस इंटररप्टस। देखिए बेटा कॉइटस इंटररप्टस जो टेक्निक है, यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे जो मेल पार्टनर होता है एट द टाइम ऑफ कॉइटस, जो ही इजैकुलेशन बेटा होने को होती है, तो जो मेल पार्टनर है वो अपना पिंस विड्रा करता है फीमेल के वेजिनल कैनाल से, तो एज अ रिजल्ट बेटा चांसेस फर्टिलाइजेशन के बहुत कम। उसके बाद बेटा तीसरा जो इसमें है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनूरिया। देखिए बेटा ये लैक्टेशनल एमेनूरिया क्या होता है, अच्छी तरह से बेटा देखिएगा। लैक्टेशनल एमेनूरिया सारा टेक्स्ट बुक पे लिखा है, बस टेक्स्ट बुक को स्टिक कीजिएगा, या जो नोट आपने पढ़ा है याद किया उस पे बेटा स्टिक कीजिएगा। मैं खाली आपको ब्रशअप करवा रहा हूं कि जो ये लैक्टेशनल एमेनूरिया होता है, ये एक नेचुरल मेथड है जो रब ने बेटा रखा है। जो ही एक फीमेल बेटा बच्चे को पैदा करती है, तो उसके बाद इस फीमेल को क्या करना होता है, इसको बेटा अल्लाह को इस बच्चे को गिजा देना है। तो इसलिए बेटा उस टाइम इस फीमेल के बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से ढेर सारा प्रोलैक्टिन निकलता है, और वो प्रोलैक्टिन क्या करता है, वो मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके वहां से क्या बनाता है, मिल्क, ताकि बेटा ये बच्चा जो है भरपूर दूध पी ले मां का। स्पेशली बेटा जो प्रोलैक्टिन का टाइटर होता है वो पहले 6 महीने आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत ज्यादा रहता है, और जो ये प्रोलैक्टिन होता है ये इनहिबिट करता है ओवुलेशन को, ये बेटा फीमेल में ओवुलेशन नहीं होने देता है। और जब ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है तो ऑटोमेटिकली बेटा ओवम नहीं निकलेगा, ओवम नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट या एम्ब्रियो नहीं बनेगा और बच्चा पैदा नहीं होगा। सो ये एक नेचुरल मेथड है जो रब ने बेटा फीमेल्स में रखा है, ताकि बच्चों के बीच में गैप रहे, ताकि पहले बच्चे का केयर अच्छी तरह से हो जाए। नहीं तो बेटा अगर इसी के बीच में दूसरी प्रेगनेंसी क्रिएट हुई तो जो पहला बच्चा है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा जो नेचुरल मेथड है, यहां पे आपने देखा कि कोई डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बेटा हम इसको नेचुरल मेथड कहते हैं। उसके बाद बेटा जो अगला मेथड है, तो जिसकी ओर हम चले जाएंगे, तो गौर से बेटा अगले मेथड की ओर अब हम आएंगे, तो नजर रखिए बेटा अगले मेथड की ओर। अगला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड। देखिए बैरियर मेथड में भी क्या किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि यहां पे स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दिया जाता है। अब सर इस बैरियर मेथड में क्या क्या लगता है, मैंने अभी आपको कहा कि ये मेल में भी लगता है और फीमेल में भी। मेल में आमतौर बेटा कॉन्डम्स का इस्तेमाल होता है, और कॉन्डम्स की एक और एडवांटेज है, ये नीट के लिए आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह अगले साल नीट में जाना है, या इसी साल बेटा आपको नीट में जाना है। मैं क्यों अगले साल की बात कर रहा हूं, इसी साल आपको नीट में जाना है। जो ये कॉन्डम्स होते हैं ये बेटा एक तो कंट्रासेप्टिव्स है जो मेल्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा कंट्रासेप्टिव जो एक मेल बेटा इस्तेमाल करता है दैट इज कॉन्डम। उसके बाद बेटा ये कॉन्डम एक और चीज से नजात दिलवाता है, ये एसटीआईज के बेटा से हमें नजात दिलवाता है। ये मेल्स को बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से भी बचाता है, जैसे एड्स है, हिपेटाइटिस है, सिफिलिस है, गुनहेरिया है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस है, जेनिटल वार्स है, जेनिटल हर्पीज है, ट्राइकोमोनियसिस है, उससे बेटा ये बचाता है। सो आज के बाद बेटा अगर आपको कोई कहेगा कि ऐसा कौन सा कंट्रासेप्टिव है जो एसटीआई से या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से बचाता है, आंसर लिखना बेटा कॉन्डम मेल्स में। उसके बाद बेटा फीमेल्स में अगर हम देखेंगे बैरियर मेथड में क्या क्या आता है, तो फीमेल्स में बैरियर मेथड में सबसे पहले बेटा अगर हम देखेंगे वॉल्ट्स आते हैं, सर्विकल कैप्स आते हैं, इसमें बेटा शब्बा डायाफ्राम्स आते हैं। ये बेटा आपको ऐसे याद रखना है।
उसके बाद बेटा अगला मेथड जो हम यहां पर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें बेटा नजर, इसमें नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मगर अब हम बोर्ड की तैयारी यहां पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नीट का भी मसाला मैं इसमें दे रहा हूं। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये आईयूडी एक्चुअली होता क्या है, खाली फीमेल्स में लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब देखिए बेटा ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं। ये एक्चुअली बेटा हम एक किस्म का, ये बेटा फीमेल का यूट्रस है, तो इसमें बेटा एक फॉरेन बॉडी इंसर्ट की जाती है यूट्रस में वेजिना के जरिए अंडर द मेडिकल सुपरविजन, और उसके बाद बेटा अब यहां पर इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही फॉरेन बॉडी अब बेटा अंदर रहती है। आमतौर बेटा ये कॉपर की बनी होती है, सॉरी बेटा मेटल की बनी होती है, और कभी कभी इसमें कॉपर की इंप्रेग्नेशन होती है, जिसको हम कॉपर बेटा रिलीजिंग आयोडीज कहते हैं। कभी कभी इसके ऊपर हार्मोन्स का पेस्ट होता है, जिसको हम हार्मोनल बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कहते हैं। कभी कभी ये सीधे बेटा इनर्ट फॉर्म में होता है, एंड एट दैट टाइम वी कॉल देम एज इनर्ट आयोडीज। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, इस फॉरेन बॉडी को रखने से यूट्रस में क्या होगा। देखिए बेटा जो ये आयोडीज है, इनका मेन काम है ये एनहांस करते हैं स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस, बस इनका यही काम है। ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटा किसी भी आईयूडी का, चाहे वो इनर्ट आईयूडी हो, चाहे वो बेटा आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी हो, चाहे वो आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो। ये मेन फंडा है, मेन बेटा बेसिक्स यही है कि जब एक फॉरेन बॉडी अंदर जाती है यूट्रस में, अब स्पर्म जब जाती है बेटा यूट्रस में, वहां पे स्पर्म का रेट ऑफ फाइगोसाइटोसिस बढ़ जाता है, और कोई भी स्पर्म नहीं पहुंच पाती है टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसकी वजह से बेटा प्रेगनेंसी क्रिएट होती नहीं है। अब जो ये बेटा आयोडीज आपके हैं, ये आयोडीज बेटा 3 किस्म के होते हैं। अब यहां पर बेटा आप सारे बच्चे नजर रखिएगा। सबसे पहला इनर्ट आयोडी। जो ये इनर्ट आयोडी होता है, ये कोई भी चीज रिलीज नहीं करता है, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है नीट में बेटा आज तक 2 बार आया है, दैट इज कॉल्ड एज लिपीज लूप। और जो ये लिपीज लूप होता है, जब ये इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, बस इसका एक ही नारा है, दैट इज ये एनहांस करता है स्पर्म फाइगोसाइटोसिस। ये इसका काम है। उसके बाद बेटा अब दूसरा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, इनके ऊपर कॉपर की पेस्टिंग होती है, और ये स्लोली स्लोली कॉपर को रिलीज करते रहते हैं यूट्रस में, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है। सो कॉपर सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। सो कॉपर क्या करता है, वो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करता है, सप्रेस, और इसकी वजह से बेटा जब स्पर्म की मोटिलिटी ही कम हुई तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, कम। अब ये बेटा स्पर्म विद लो मोटिलिटी विल नॉट फर्टिलाइज द बेटा ओवम, तो इसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका बेटा, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। एक तो फाइगोसाइटोसिस करेगा ही करेगा, और साथ साथ क्या रिलीज कर रहा है, कॉपर, और ये कॉपर क्या करेगा, ये स्पर्म की बेटा मोटिलिटी को क्या करेगा, सप्रेस, और स्पर्म की मोटिलिटी जब सप्रेस होगी तो वो बेटा ओवम को पेनिट्रेट कर पाएगा नहीं। सो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, कम। और इसमें जो एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, एक तो CU7 है, और अगला है कॉपर टी, और एक और एग्जांपल इसमें आप याद रखेंगे मल्टीलोड 375। बस बेटा टेक्स्ट बुक पे काम कीजिएगा और नीट के भी मसले हल करते जाइएगा। उसके बाद बेटा एक और है, दैट इज हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी। तो देखिए बेटा हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या करता है। ये वो बेटा आयोडीज होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ये बेटा स्लोली स्लोली यूट्रस में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो अनसूटेबल होता है फॉर इंप्लांटेशन। ये यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं फॉर इंप्लांटेशन। सो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सो जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, ये यूट्रस को क्या बनाते हैं, अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन। और दूसरा, ये सर्विक्स को बेटा होस्टाइल बनाते हैं टू द स्पर्म्स। ये सर्विक्स के म्यूकस को शाबा बेटा बहुत ही गाढ़ा बनाते हैं। ये सर्विक्स में जो म्यूकस होता है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जब उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हुई उससे क्या हुआ, अब स्पर्म बेटा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। सो यह है बेटा आयोडीज का एक जबरदस्त रोल। और
उसके बाद बेटा एक आईयूडी में आप एक चीज याद रखना, ये उन फीमेल के लिए आइडियल कंट्रासेप्टिव माना जाता है जो फीमेल्स बेटा अपने बच्चों के बीच पे गैप रखना चाहती है। और उसके बाद बेटा जब वो फीमेल चाहती है कि उसका दूसरा बच्चा पैदा हो जाए, उस टाइम बेटा इस इंट्रायूट्राइन डिवाइस को बाहर निकाला जाता है। अब फीमेल बेटा अच्छी तरह से बच्चा पैदा कर सकती है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे एंड दैट इज द कंट्रासेप्टिव पिल्स। अब यहां पर बेटा नजर रखिएगा, अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर जा रहे हैं एंड दैट इज द कंट्रासेप्टिव पिल्स। और देखेंगे बेटा कि ये कंट्रासेप्टिव पिल्स अब क्या है। बेटा ये खाली फीमेल्स इस्तेमाल करती है, पहले ये तो याद रखो। और इनको हम कभी कभी ऑरल पिल्स भी कहते हैं क्योंकि ये फीमेल्स को खाना पड़ता है। उसके बाद बेटा जो एक कंट्रासेप्टिव पिल्स है, या तो ये बेटा खाली प्रोजेस्ट्रोजेंस की बनी होगी। देखिए बेटा टेक्स्ट बुक में लिखा है प्रोजेस्ट्रोजेंस, और आमतौर बेटा आपको लगता है कि ये प्रोजेस्ट्रोजेन स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली ये प्रोजेस्ट्रॉन होना चाहिए। नहीं बेटा, प्रोजेस्ट्रोजेन जो है ये मेडिकेशन है, ड्रग है, जिसकी एक्शन बराबर किसके जैसी होती है बेटा, प्रोजेस्ट्रॉन। इसलिए घबराइएगा नहीं बेटा, अगर आप किसी भी जगह प्रोजेस्ट्रोजेन देखेंगे एक्चुअली आप कहेंगे ये गलत हुआ है, ये एक्चुअली प्रोजेस्ट्रॉन होना चाहिए, ना ये प्रोजेस्ट्रोजेन है। प्रोजेस्ट्रोजेन कोई भी ड्रग है जिसकी एक्शन बराबर बेटा प्रोजेस्ट्रॉन के जैसी है। या फिर बेटा या तो ये खाली प्रोजेस्ट्रोजेंस की बने होंगे, तो एट दैट टाइम वी कॉल देम एज मिनी पिल्स। या फिर बेटा ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक के पॉइंट में लिखवा रहा हूं, या तो बेटा ये प्रोजेस्ट्रोजेन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के बने होंगे, दोनों चीजें होंगी इसमें, तो एट दैट टाइम बेटा इट्स कॉल्ड एज कंबाइंड पिल्स। अब देखिए बेटा इन पिल्स का क्या है। ये पिल्स जो है, ये कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है, ये बेटा एक फीमेल को लेनी पड़ती है बराबर 21 दिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर ये 21 दिन कहां से शुरू होते हैं और कहां पे खत्म। जो ही बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन पे, दैट इज ब्लीडिंग फेज में नहीं, तो जो ही ब्लीडिंग फेज खत्म 5वां दिन आया तो 5वें दिन पे स्टार्ट होता है अप टू 25 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आप गिनेंगे बेटा 5 to 25 डेज तो ये बराबर बेटा 21 डेज आता है। क्योंकि यहां पे टेक्स्ट पे इसको थोड़ा बहुत बेटा तोड़ मरोड़ के लाया है और बच्चों को ये समझ नहीं आता ये 21 डेज। उसके बाद टेक्स्ट बुक बेटा कुछ मुसीबत दिखती है। आपको बेटा यही याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन पे शुरू और 25वें दिन तक बेटा ये करना पड़ता है। 21 दिन बेटा शाबाश इन फीमेल्स को जो चाहती है कि उनमें बच्चा पैदा ना हो जाए, ये कंट्रासेप्टिव पिल लेनी पड़ती है। चाहे बेटा ऑरल मिनी पिल हो चाहे कंबाइंड पिल हो, लेनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा 7 दिन के बाद, उसके बाद 25th डे से आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करना पड़ता है और फिर और नए सिरे से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5वें से 25 दिन तक ही लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन कंट्रासेप्टिव पिल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए बेटा सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ ये है, एक्शन ये है कि इनहिबिट ओवुलेशन करते हैं, ये इनहिबिट बेटा इंप्लांटेशन करते हैं। याद रखिएगा बेटा इन पॉइंट्स को, गोल्डन पॉइंट्स है कि जो कंट्रासेप्टिव पिल्स है ये इनहिबिट ओवुलेशन को कर रहे हैं, इंप्लांटेशन को कर रहे हैं, और ये बेटा सर्विकल म्यूकस की शाबा बेटा जो क्वालिटी होती है उसको ऑल्टर कर देते हैं। ऑल्टर क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस। सर्विकल म्यूकस मींस कि जो सर्विक्स का म्यूकस होता है उसकी शाबा बेटा की जो क्वालिटी है वो ऑल्टर करते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से बेटा स्पर्म एंटर नहीं कर पाती है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मगर बेटा यहां पे अब एक चीज है, सहेली एक कंट्रासेप्टिव पिल है, नजर रखिएगा बेटा इस पे। सहेली एक कंट्रासेप्टिव पिल है जो बेटा CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप की है। वहां के साइंटिस्टों ने बेटा इस सहेली को डेवलप किया और इस सहेली में बेटा एक ब्यूटी ये है, ये को बोन 1 मिनट बेटा नीचे हो गया। चले बेटा अब यहां पर देखिएगा, जो ये सहेली है ये बेटा अब एक कंट्रासेप्टिव पिल है जो किसने बेटा डेवलप की है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। याद रखिएगा बेटा, इसको पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सहेली। उसके बाद बेटा जो ये सहेली है इसमें बेटा नॉन स्टेरॉयडल, नजर रखिएगा बेटा, एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंटाक्रोमैन। ये टेक्स्ट बुक ने नहीं लिखा है।
और जो सेंटाक्रोमेन है ये इफेक्टिव बेटा कंट्रासेप्टिव है, और ये फीमेल को हफ्ते में खाली एक बार लेना पड़ता है, वंस ए वीक, जबकि ये कंट्रासेप्टिव फीमेल को डेली लेना पड़ता है फ्रॉम 5th to 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसके बाद बेटा जो ये सहेली है ये इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव है विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स। तो लिखना आएगा बेटा, अगर सहेली पे आपको शॉर्ट नोट आएगा तो ये आप लिखिएगा कि जो सहेली है ये बेटा सीडीआर के सीडीआरआई साइंटिस्ट ने डेवलप किया। इसमें एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। स्टेरॉइड्स बहुत बेटा साइड इफेक्ट्स रखते हैं, मगर इसमें एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है सेंटाक्रोमिन, जिसमें बेटा कंट्रासेप्टिव प्रॉपर्टीज है, साइड इफेक्ट्स कम है और बेटा कंट्रासेप्टिव हाईएस्ट, हाईली इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट की ओर दौड़ेंगे, एंड दैट इज द इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। नजर रखिएगा बेटा, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स में अब हम यहां पे क्या लेंगे, गौर से बेटा यहां पर देखिएगा। देखिए इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स क्या, इंजेक्टेबल मीन सीधे इंजेक्शन, और इम्प्लांट्स क्या होते हैं, एक्चुअली बेटा ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बेटा स्किन के नीचे रखा जाता है। अब देखिए बेटा जो इंजेक्टेबल्स है या इम्प्लांट्स है, या तो बेटा ये प्रोजेस्ट्रोजन के एलोन बने होते हैं, या फिर बेटा इनमें प्रोजेस्ट्रोजन, जैसे वहां था बेटा कंट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, बराबर बेटा जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इनका बराबर वही है। मगर बेटा अब देखना यह है कि ये इंजेक्टेबल्स हम कब इस्तेमाल करते हैं और इम्प्लांट्स हम कब इस्तेमाल करते हैं, यही तो देखना है ना बेटा। तो देखिए जो इंजेक्टेबल्स है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बेटा इमरजेंसी कंट्रासेप्शन करनी होगी। सपोज किसी फीमेल का रेप हुआ, अब बेटा खतरा है कि वो बेटा कंसीव करेगी, या कोई फीमेल चाहती थी कि वो कंसीव ना करे, मगर बेटा बाय मिस्टेक अब स्पर्म जो है वो चली गई अंदर, और अब वो फीमेल चाहती है कि उसका बच्चा पैदा ना हो या वो कंसीव ना करे, तो एट दैट टाइम बेटा हम इन इंजेक्टेबल का इस्तेमाल करते हैं विद इन 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस, विद इन 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस। ये हाईली इफेक्टिव होते और इस फीमेल में बेटा कंसेप्शन को खत्म कर देते हैं, ये फीमेल कंसीव नहीं करती है। इसी तरह बेटा कभी कभी हम इंजेक्टेबल्स या आईयूडीज का इस्तेमाल कलेक्टिवली करते हैं, एट दैट टाइम वी कॉल देम एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स हम खाली तब इस्तेमाल करते हैं जब फीमेल में बेटा खुदा ना खास्ता किसी में रेप हुआ, तो अब बेटा उसको कंसीव करने का खतरा है, तो हम विद इन 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस बेटा इस इंजेक्टेबल को देते हैं या आईयूडी को इंप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटा कंसेप्शन जीरो। उसी तरह बेटा अब जो इंप्लांट्स है ये कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए बेटा इंप्लांट्स और कंट्रासेप्टिव्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, क्योंकि वो भी प्रोजेस्ट्रोजन के एलोन बने होते हैं या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के बेटा शाबाश कॉम्बिनेशन के बने होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, इंप्लांटेशन को ओवुलेशन को रोको, इंप्लांटेशन को रोको, आल्टर करो क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस को, ताकि बेटा शाबाश कंसेप्शन जीरो। मगर बेटा अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन इंप्लांट से क्या कोई एक्स्ट्रा फायदा मिलता है? कंट्रासेप्टिव्स बार बार बेटा हर दिन लेने पड़ते हैं या सहेली हफ्ते में एक बार, और तब तक ही इफेक्टिव है जब तक आप खाते हो। वन स्टॉप किया तो बेटा कंसेप्शन होने के चांसेस, प्रेग्नेंट रहने के चांसेस। अब बेटा यहां पे जो इंप्लांट्स है इन बेटा शाबाश नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्किन में भरे जाते हैं, और ये स्लोली स्लोली बेटा हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और इनका कंट्रासेप्शन जो है वो बहुत देर तक रहता है, 3 साल से 5 साल। ना इनको बार बार लेने की जरूरत है, और इनका कंट्रासेप्शन जो है वो बहुत देर तक रहता है, इसलिए बेटा ये भी एक अच्छे कंट्रासेप्टिव्स में गिने जाते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट मेथड जो है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सर्जिकल मेथड। अब देखिए बेटा सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ये टर्मिनल मेथड है कंट्रासेप्शन का, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मींस वंस हुआ उसके बाद बेटा हम वापस नहीं इसको ला सकते हैं, और ये फीमेल्स में भी होता है और मेल्स में भी होता है। अब देखिए बेटा ये जो सर्जिकल मेथड है, अब मैंने कहा कि इरिवर्सिबल है, परमानेंट मेथड है, लॉस्ट रिजॉर्ट है बेटा कंट्रासेप्शन का। तो देखिए बेटा अब ये 2 पैरामीटर्स पे हम लेते हैं, वेजेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। तो देखिए बेटा वेजेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी क्या है। वेजेक्टॉमी बेटा हम परफॉर्म करते हैं मेल्स में, और जो ट्यूबेक्टॉमी है वो हम परफॉर्म करते हैं बेटा फीमेल्स में।
अब देखिए क्या किया जाता है। आपको बेटा कल के लेक्चर में बेटा, क्योंकि कल रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर लगेगा, तो उसी पे, या कल संडे है, कल ब्रेक होगा, तो मंडे पे लास्ट लेक्चर इस पे लगेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। ये बेटा यहां पर टेस्टिस, ये टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, और ये एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस ऊपर की ओर जाता है, जो स्पर्म्स को बेटा ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह यहां से भी बेटा ये टेस्टिस और ये एपिडिडाइमिस और ये बेटा वास डेफरेंस जो ऊपर की ओर जा रहा है, यहां पे क्या किया जाता है, या तो कट स्क्रोटम के जरिए किया जाता है या एब्डोमेन के जरिए। तो यहां पे क्या किया जाता है बेटा, गौर से यहां पर देखिएगा, यहां पर बेटा शाबाश इसको कट किया जाता है, वास डेफरेंस को यहां से भी और यहां से भी इसको कट किया जाता है। फिर बेटा इसको थ्रेड से लाइगेट किया जाता है। तो देखिए बेटा, अब इसको भी लाइगेट थ्रेड से किया गया। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, ये बेटा यहां पे कट हुआ, से बोर्ड के साथ जैकेट मिलता है तो खुद मिट जाता है। तो चले बेटा, अब यहां पे नजर रखिएगा, कट हुआ, फिर यहां पे इसको बेटा थ्रेड से लाइगेट किया जाता है, यहां पे भी थ्रेड से बांधा जाता है, यहां पर भी बेटा इसको थ्रेड से बांधा जाता है, यहां से थ्रेड से बांधा जाता है। अब देखिए बेटा, जब एक मेल मेटिंग करता है, क्वाइटस करता है, जिसमें स्टरलाइजेशन है, जिसमें बेटा इस सर्जिकल मेथड हुआ है या स्टरलाइजेशन हुई है, जिसको हम वेसेक्टोमी भी कहते हैं। अब जब स्पर्म्स यहां से निकलेंगी टेस्टिस से, जाएंगी एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में ही आमतौर स्पर्म स्टोर रहती है। फिर बेटा जो ये वास डेफरेंस से आगे बढ़ेगा, आत्मा को ट्रांसपोर्ट ही, तो इसके बेटा सीमेन प्रोड्यूस होगा, मगर उस सीमेन में स्पर्म्स होंगे नहीं, और ये फीमेल को कभी भी बेटा कंसीव कर पाएगा नहीं। और अगर हम फीमेल में आप देखेंगे ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में बेटा अब देखिए यहां पे हम फीमेल में क्या कर देते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है। तो अब देखिए बेटा, यहां पे आपको पता ओवरी है, यहां से भी बेटा एक ओवरी है। जब ओव्यूलेशन होती है तो ओवम किस में आ जाता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब में, फिर बेटा एम्प्यूला में पहुंचता है जहां फर्टिलाइजेशन होती है। तो देखिए बेटा, हम ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में हम बेटा शाबाश यहां पे इस फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं सर्जिकल मेथड से, सर्जिकल प्रोसीजर से, और यहां पर भी इसको कट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, यहां पे थ्रेड से लाइगेशन, थ्रेड से लाइगेशन, गांठ मारते हैं, यहां भी थ्रेड से लाइगेशन। उसके बाद बेटा यहां ओव्यूलेशन होगी, ओवम आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से बेटा कंट्रासेप्शन हुई। फीमेल बेटा कभी फिर कंसीव नहीं करेगी। ये क्यों इरिवर्सिबल मेथड है, क्योंकि बेटा वंस ये किया उसके बाद बेटा इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ बेटा आपका कंट्रासेप्टिव पार्ट भी खत्म। तो बड़े क्वेश्चंस बेटा हमने रिप्रोडक्शन के कंप्लीट किए। बेटा अगले लेक्चर में इसमें 45 मिनट लगेंगे और 45 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की ओर आएंगे, क्योंकि आपको पता बेटा खाली 4 चैप्टर्स है, एक तो रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन है, और उसके बाद वेलफेयर है और बायोटेक है। तो इंशाल्लाह बेटा विद इन 12 डेज आपका पूरा जो सिलेबस है लगभग 70 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बेटा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके तमाम मसले हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।